एक्सपीरियंसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप जिस गोल को अप्रोच कर रहे हैं, अगर कोई इंसान सेम गोल को परस्यू कर रहा है या पास्ट में उसे अचीव कर चुका है, आप उस इंसान के एक्सपीरियंस को सुन के बहुत कुछ सीख सकते हैं। वो गलतियां जान सकते हैं जिनसे आपको दूर रहना है, या फिर वो हैबिट्स पिकअप कर सकते हैं जो उनके लिए वर्क की और शायद आपके लिए भी काम आ सकती हैं। आप में से कई लोगों ने कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछा कि हाउ कैन वी इंप्रूव अवर इंग्लिश। अब मैं कोई ट्रेन ट्यूटर तो हूं नहीं इंग्लिश का, तो ऐसा नहीं कि मैं आपको बोलूंगा कि ये लीजिए 5 टिप्स और इनको यूज करिए और शायद आपकी इंग्लिश अमेजिंग हो जाएगी। लेकिन मैं आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ एक इंसान का। वो एक छोटे गांव में पैदा हुए, फिर जो उनकी स्कूलिंग थी वो भी हिंदी में हुई, पर उन्होंने अपनी 40s में डिसाइड किया कि उन्हें इंग्लिश लर्न करना है। एंड गेस व्हाट, आज वो मस्त नेटफ्लिक्स देखते हैं, अमेजॉन प्राइम देखते हैं, ढेर सारी इंग्लिश में बुक्स रीड करते हैं और कंफर्टेबली लोगों से इंग्लिश में बात कर लिया करते हैं। एंड दैट्स माय डैड। हेलो गाइस, मेरा नाम है स्पर्श पालीवाल और आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल में। तो चलिए उनके पास चलते हैं और उन्हीं से उनकी कहानी के बारे में जानते हैं। जो जन्म है वो एक बहुत छोटे से गांव में हुआ। उस समय वहाँ पर बिजली नहीं हुआ करती थी और हाई स्कूल भी तभी स्टार्ट हुआ था। ये 77 की बात है, 1977। लेकिन मेरी फैमिली का जो बैकग्राउंड था, मेरे जो ब्रदर्स थे वो सब लोग अच्छा पढ़ते थे, डॉक्टर्स इंजीनियर्स थे, तो मेरी भी पढ़ाई में अच्छी रुचि थी। उसके बाद मैं इंदौर जाके एडमिशन लिया मैंने कॉलेज, होल्कर साइंस कॉलेज में। इट वाज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज इन एमपी दैट टाइम। वहाँ बीएससी किया। उस समय अगर कोई पूछे मुझसे कि अंग्रेजी की क्या हालत थी, तो चूँकि हम हिंदी मीडियम में पढ़े थे गांव में, सारी बुक्स हिंदी मीडियम में थी और होल्कर साइंस कॉलेज में सब कुछ इंग्लिश में होता था। टीचर्स इंग्लिश में पढ़ाते थे और नोट्स भी इंग्लिश में बनाने पड़ते थे। तो वो पहले 6 महीने जो थे मेरे बीएससी फर्स्ट ईयर के, उसमें मैं 6 महीने में कुछ समझ में नहीं आता था मेरे को। मैं जस्ट जाता था क्लास में, बैठता था और बस सुनता रहता था, देखता रहता था, एक अजनबी की तरह क्या चल रहा है। लाइब्रेरी का मुझे शौक शुरू से रहा है, तो वहाँ पर मैंने 2 लाइब्रेरीज ज्वाइन की। मैं शाम को वहाँ जाता था और जो अपनी बुक्स होती थी जो सब्जेक्ट के रिलेटेड, वो अपनी होल्कर साइंस कॉलेज की लाइब्रेरी से लिया करता था। लेकिन उस टाइम तक बड़ी प्रॉब्लम थी। फर्स्ट ईयर में मेरे कुछ मार्क्स भी कम हुए, इंग्लिश में मैं लिख नहीं पाता था, तो बहुत सारा होमवर्क किया। फिर इंग्लिश एडिशनल सब्जेक्ट के रूप में लिया मैंने। अच्छा, कॉलेज में फर्स्ट ईयर में ही एडिशनल सब्जेक्ट लिया डेलिबरेटली। लेकिन हाँ, 1 साल के बाद फिर मैं इंग्लिश में करने लगा, पढ़ने भी लगा चीज़ों को और उनको लिखने भी लगा। मेरे को सब्जेक्ट रिलेटेड जितना भी मटेरियल है उसको कैसे लिखना है ये पता चल गया था, लेकिन स्पीकिंग और बाकी नॉवेल रीडिंग वगैरह मैं नहीं कर पाता था। टेक्स्ट बुक की रीडिंग कर लेते थे। टेक्स्ट बुक में एक जनरली बहुत छोटी वैकेबलरी होती है, उस वैकेबलरी से यूज टू हो गए थे। उसमें कहाँ प्लेस करना है चीज़ों, मतलब सेंटेंस मेकिंग, उतनी ही सेंटेंस मेकिंग आती थी। तो इस तरह से बीएससी हुआ। फिर एमएससी हमारा सिलेक्शन हुआ यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट में कि हम लोग हॉलीवुड की मूवीज़ देखने जाते थे, ख़ास तौर पे जेम्स बॉन्ड की। तो हम लोग इसलिए जाते थे कि एक्शन पसंद थी हमें। तो मैं और एक मेरा फ्रेंड था, उसके साथ हम बॉलीवुड मूवीज़ देखते थे। तो मूवीज़ तो कुछ समझ में नहीं आती थी, लेकिन एक्शन बहुत मस्त होती थी। फर्स्ट जॉब मेरा ट्राइबल में लगा वहाँ पर। तो वहाँ पर तो एज ए टीचर थे, तो वो अंग्रेजी का वहाँ से फिर रिश्ता मेरा टूट गया। उसके बाद ज़रूरत नहीं पड़ी वहाँ पर, तो पूरा टोटली हिंदी में सब कुछ होता था। मतलब आपने इतने साल पढ़ाया, सब कुछ किया, फिर सडनली एकदम से क्या हुआ? आपको ऐसा लगा कि भाई मतलब अब मुझे इंग्लिश सीखना है, या फिर मतलब क्या मोटिवेशन एकदम से सडनली आपको आगे? कुछ 5-7 जगह मैं ट्रांसफ़र हुआ, वहाँ भी सब हिंदी का था। फिर भोपाल आया मैं 2005-06 में। 2006 में भोपाल आने के बाद फिर मेरे पास शाम का समय रहता था जॉब के बाद, तो फिर मुझे शाम का समय काटना होता था। इसलिए फिर मैं यहाँ पर एक ब्रिटिश लाइब्रेरी है जो आजकल विवेकानंद लाइब्रेरी के नाम से है, वहाँ जाके शाम को बैठा करता था। उसकी मेंबरशिप ले ली थी। उसमें 2 रीज़न थे। एक तो वहाँ पर इंटरनेट फ्री था 1 घंटे तो इंटरनेट था नहीं घर पे, मोबाइल भी उस समय उस तरह के थे नहीं, तो ये इंस्पिरेशन थे 2। तो मैंने कहा चलो पुराने शौक जो है उससे के साथ रहा जाए दोबारा। मैं देखता था कि इंग्लिश एक बहुत इंटरनेशनल लैंग्वेज है और
अगर आपको ज़्यादा एक्सप्लोर करना है अपने नॉलेज बेस को, तो आपको अंग्रेजी आना ज़रूरी है। ये मेरे दिमाग में रहा है हर समय। तो क्योंकि आपका हिंदी ही अगर अकेला डोमेन है जिसमें आप कर रहे हैं, तो आप जो दुनिया में हो रहा है उससे आप जुड़ नहीं पाएंगे। तो फिर वहाँ पे मैं बुक्स लाता था। तो सबसे पहले मैं जो टॉफल वगैरह की जो बिल्कुल बेसिक बुक्स होती थी, जो छोटे मतलब फिल इन द ब्लैंक्स और पुट द बॉक्स और इस तरह की जो कुछ हुआ करता, तो बड़ी बेसिक बुक्स लाता था। तो एक्चुअली मेरा एक इंटरेस्ट था शेयर मार्केट में काम करने का, और उसकी वजह से मुझे ज़रूरत पड़ती थी कि मैं थोड़ा ब्राउज़ करूं मार्केट रिलेटेड इंफॉर्मेशन, लेकिन इंटरनेट पर सब कुछ इंग्लिश में मिलता था। तो हुआ ये कि मैंने कहा चलो कुछ मार्केट रिलेटेड बुक्स भी ले लें। फिजिक्स में मैंने फॉरेन राइटर्स की जो बुक्स थी जिन्हें मैं कभी देखा नहीं था मैंने, हालांकि रेजनिक हॉलीडे तो पढ़ते थे हम लोग, लेकिन उसके अलावा फिजिक्स के और दूसरे राइटर्स की बुक्स भी लाके मैंने अपने सब्जेक्ट के कंटेंट को दोबारा से समझने की कोशिश की और बड़ा फ़ायदा मिला उसमें। हाँ, ये एक फ़िलासफ़ी, साइकोलॉजी, रिलीजन, पॉलिटिकल साइंस है, ये थे। इसके अलावा शेयर बाज़ार और इंग्लिश कंप्यूटर की बुक्स हैं, उसके नोट्स हैं मेरे पास कई अभी 10-15 उसके नोटबुक्स हैं। मुझे नहीं पता इन सेक्शंस की कोई बुक बची हो मेरे पास ब्रिटिश लाइब्रेरी की उस टाइम पे, जिस पे मैंने पेंसिल से वर्क नहीं किया हो, तो बाद में रब कर देते। मैं 4-5 साल तक पढ़ता रहा, जब भी रोज़, वो तो मेरा ये था रोज़ शाम को जाना और वहाँ पर जो मैगजीन्स होती हैं वहाँ बैठ के मैगजीन्स पढ़ना, बुक इशू करवाना। आपने वेट नहीं किया कि मेरे को कब इंग्लिश पूरी समझ में आएगी, या कुछ आपने सीधे किताब उठाई और पढ़ने डिक्शनरी वगैरह लेते थे अगर कुछ डिफिकल्ट वर्ड आता होगा? डिक्शनरी थी, ले ली थी मैंने। अच्छा, डिक्शनरीज थी, लेकिन जनरली डिक्शनरी का उसमें वो ज़्यादा रोल नहीं रहता था। आप इग्नोर करते हुए चले जाइए। कोई वर्ड अगर रिपीटेडली आ रहा है और सेंटेंस में परेशान कर रहा है आपको, तो डिक्शनरी से उसको आप देख लीजिए, अदरवाइज सेंस तो समझ में आ जाता था। मैं क्योंकि उस लाइब्रेरी में कैसेट्स भी होती थी, हाँ साइमल्टेनियस, तो उस समय मैं इंग्लिश मूवीज़ लाता था। उस समय वो चलती थी, सीडीज़ चलती थी, तो वहाँ से सीडी लाता था और इंग्लिश मूवीज़ देखता था। सबटाइटल होते थे तो भी मैं उनके साथ दौड़ नहीं पाता था सबटाइटल्स के साथ, तो जैसे भी होता था स्किप कर करके धीरे धीरे, उतना फास्ट चल नहीं पाता सबटाइटल्स में, डायलॉग में नहीं कर पाता था। तो मूवीज़ भी काफ़ी देखी मैंने वहाँ से, वहाँ पे फिर हॉलीवुड की मूवी ही देखता था मैं। मूवीज़ भी वहाँ मैंने, मुझे नहीं लगता 100 के करीब, 100 मूवीज़ वहाँ की सब। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत आप मतलब पहले जैसी हालत नहीं थी एकदम कि जेम्स बॉन्ड बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है, जेम्स बॉन्ड समझ में आने लग गया था 4 साल। जेम्स बॉन्ड पूरा आने लगा था। और इवन जो ये है क्या बोलते हैं प्लेज वगैरह, जो कि फास्ट स्लो चलते हैं, वो समझ में आने लगा था। एक दूसरी चीज़ होती है, एक नॉलेज, और दूसरा उसको अप्लाई करना। अच्छा। तो जब अप्लाई करने की बात आई तो मैं वहीं खड़ा था जहाँ पहले था। ये पार्ट मैं अभी भी मिस कर रहा था इतना पढ़ने के बाद। तो 300-400 बुक मैं कह लूँ पढ़ने के बाद भी मैं बोल नहीं पाता था, क्योंकि एक्सप्रेस करना, भोपाल में आने के बाद कई बार मौके आते थे कि लोग अंग्रेजी में बोलते थे, लेकिन एक्सप्रेस करना जो है वो सबसे टफ पार्ट होता है, क्योंकि वहाँ पर आपका ह्यूमन नेचर, जिसको कहते हैं हम शर्म, कॉन्फिडेंस और सामने वाले को इग्नोर करके बोल पाना, वो आता है। तो उस प्रॉब्लम के लिए फिर मैंने ढूंढा, तो एक कोचिंग मुझे मिली भोपाल में, तो उस कोचिंग में मैंने जाना शुरू किया, जो स्पोकन इंग्लिश है उसके लिए। तो वो कहानी वहाँ से दूसरा हिस्सा है ये इसका, सेंटेंस को बोलना, उसके लिए वो हम लोगों को से बुलवाते थे। दे यूज्ड टू गिव अस अ टॉपिक डेली, पॉलिटिकल टॉपिक हो सकते थे, कोई प्रॉब्लम्स हो सकती थी, तो हम लोग जाके वहाँ बोलते थे। पहले फर्स्ट फेज़ में तो हमको ही बोलना सिखाया उन्होंने, वो बैठ जाते थे, हम लोग को टाइम देते थे 2 मिनट बोलना है। फिर इसके बाद सेकंड
पार्ट उसका होता था ग्रुप डिस्कशन। दो दो तीन तीन लोगों के ग्रुप्स बना देते थे और उस ग्रुप्स के बीच एक इशू रख देते, कोई भी टॉपिक रख देते थे और वी नीड टू डिस्कस अबाउट इट इन इंग्लिश। और वो घूमते रहते थे हमारे चारों तरफ और पुश करते थे, मतलब कभी उनको लगे कि इसमें ये ऐड और करना, ये भी हो सकता है, ये इसको भी बोल के बताइए, इसको भी। तो दिस इज़ हाउ इट गोज़ फॉर 1 आवर डेली। मैं कोचिंग से 1 साल गया। द सेकेंड थिंग इज़ के मैं चूँकि शेयर मार्केट में था, तो जो कॉल्स आते थे ट्रेडिंग कंपनीज के, उसमें जो बंदे होते थे या बंदियाँ होती थी, वो अंग्रेजी में बात करती थी एंड दैट हेल्प मी अ लॉट बिकॉज आई वॉज सपोज टू कम्युनिकेट विद देम इन इंग्लिश। एक मजबूरी हो जाती थी, तो वो भी मैं करता था उनके साथ। देन आई फाउंड आउट दैट आई कैन स्पीक। रेरन मार्टिन को पढ़ना चाहिए, इट इज़ द बाइबल ऑफ इंग्लिश। क्यों पढ़ना चाहिए? क्योंकि इनिशियली जब आप इसमें स्ट्रक्चर में जाते हैं, ग्रामेटिकल पार्ट में जाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आप अपनी स्कूलिंग लाइफ में मिस कर जाते हैं। जैसे एडजेक्टिव हैं, प्रपोजिशंस हैं, उनका प्लेसमेंट, और एक्टिव टू पेसिव जो है चेंज करना, और इवन बहुत सारे वर्ब्स का यूज़, राइट काइंड ऑफ वर्ब्स, वो यूज़ करने के लिए वो बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस देती है आपको। और इन्फॉर्मेशन उसमें बहुत प्रिसाइज है और बहुत लेवल उसका बिल्कुल बढ़िया है, फाइन लेवल। तो मैंने उसको पूरा रीड किया, नोट्स बनाए। सबसे जो जिससे मुझे लगता था कि ये बहुत ज़रूरी है, एक इंटरनेशनल लैंग्वेज आपके पास हो, तो उस वजह से मैं आज जो फ़ायदे देखता हूँ, आज जैसे इंटरनेट है, मोबाइल है, तो आई कैन ऑपरेट देम बेटर देन द हिंदी स्पीकिंग पीपल। या कंप्यूटर को चलाना है, तो मेरे को सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है कि मैं ज़्यादा टेक्नोलॉजी के साथ फ्रेंडली हो गया हूँ। लिटरेसी मेरी जो वो इंग्लिश की पढ़ने का जो था फ़ायदा मुझे यहाँ मिला। मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर्स और जितने भी नए डिवाइसेस हैं, तो आई कैन ऑपरेट देम एंड अंडरस्टैंड देम वेरी इजीली। मैंने कभी एज ए स्टूडेंट उसको नहीं देखा, इट वाज जस्ट ए पासिंग बाय काइंड ऑफ थिंग दैट वाज गोइंग हैपनिंग। मैं हर काम ऐसे ही करता हूँ, एवरी लर्निंग, चाहे वो म्यूज़िक हो, चाहे गिटार हो, चाहे और भी कुछ हो, तो आई डोंट गिव फुल टाइम टू इट। एनवायरनमेंट, one word, you need to keep yourself in that environment, whatever you are learning. स्टॉक मार्केट कॉल्स के फॉर्म में हो, या फिर किसी से बेसिक इंटरेक्शन के फॉर्म में हो लाइब्रेरी पे, या फिर आप मतलब अपने टीचर से बात कर रहे हो, जस्ट कि ब्रिटिश लाइब्रेरी में आप बैठे हो, तो that is environment. You need to keep yourself surrounded by the literature of that language. अगर आप मुझसे पूछेंगे कि इस एक्सपीरियंस में से मुझे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लर्निंग्स क्या लगी, तो मैं कहूँगा फर्स्टली एनवायरनमेंट का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। उनके केस में कोचिंग थी, या फिर लाइब्रेरी का काउंटर था, या फिर स्टॉक मार्केट रिलेटेड एक्सपीरियंस था। उन्होंने इन सारे एनवायरनमेंट्स का यूज़ किया अपनी इंग्लिश को एक्चुअली यूज़ करने में। सेकेंडली कंज्यूमिंग इन्फॉर्मेशन इन इंग्लिश, उन्होंने ढेर सारी किताबें पढ़ी, मूवीज़ देखी, तो अगर आप कंज्यूम करेंगे तो आपके लिए चीज़ों को समझना ईजी होगा, प्लस आपको एक्सपोजर मिलेगा नए वर्ड्स से, या फिर ग्रामर कैसे वर्क करती है। थर्डली ऑब्वियस और बहुत ज़रूरी, कंसिस्टेंसी और डिटर्मिनेशन। और ऐसा नहीं कि उन्होंने आधा घंटा या 7 दिन में पूरी की पूरी इंग्लिश सीख ली, उन्होंने अपना होमवर्क किया अच्छे से, उन्होंने ढेर सारी किताबें पढ़ी, मूवीज़ देखी, उस पूरी लर्निंग प्रोसेस को टाइम दिया, एंजॉय किया, और तब जाके वो एक लेवल पे पहुँचे जहाँ पे हाँ उन्हें कॉन्फिडेंस आया कि मैं इंग्लिश सबके सामने बोल सकता हूँ, या फिर पढ़ सकता हूँ, या फिर जो भी करना चाहता हूँ वो कर सकता हूँ। फाइनली उन्होंने ये सब किया इन हिज 40s। आप सारे व्यूअर्स जो ये वीडियो देख रहे होगे मोस्ट प्रॉब्ली काफ़ी यंग होगे, और आप इजीली इन सारी चीज़ों को अपनी लाइफ में कर सकते हैं और इंग्लिश को लर्न कर सकते हैं। बाय द वे, मेरे डैड ने पिछले साल अराउंड 5 बुक्स अमेजोन पे पब्लिश की थी। अगर आपको उनके उस एक्सपीरियंस के बारे में जानना है, या फिर ये जानना है कि कैसे आप खुद की बुक पब्लिश कर सकते हैं ऑनलाइन,
तो उससे रिलेटेड भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, वो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। एंड आई होप यू गाइज हैड फन। और अगर आप इस वीडियो में यहाँ तक पहुँच गए तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में एक इमोजी ड्रॉप कर दीजिए बताने के लिए कि हाँ भाई हमने पूरा वीडियो देख लिया है। इट मीन्स अ लॉट टू मी एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वन। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बाय बाय। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने एक प्यारे से दोस्त के साथ शेयर भी करो ताकि हम साथ में बन सके बेहतर।